नमस्कार सर। नमस्कार। निकित बैठिए। थैंक यू सर। ओके। निकी, अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम निधि कुमारी है। मैंने झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में। मैं वर्तमान में सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए फील्ड ऑफिसर पोस्टेड हूँ। झारखंड के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जादूगोड़ा नाम की जगह है, वहाँ पर सर। बिहार में फील्ड ऑफ मतलब एसबीआई में फील्ड ऑफिसर है। जी। फील्ड ऑफिसर मोस्टली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं। सर इस कोई ज़रूरी नहीं है सर। फील्ड हम्म। ऑफिसर्स के बहुत डाइवर्स काम होते हैं। ओके। मतलब मोस्टली बैंकों में देखा है कि फील्ड ऑफिसर मींस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंडिंग होनी है तो उसके हिसाब से होते थे। तो अभी ये चेंज हो गया है, आप ये कहना चाह रहे सर वो डिपेंड करता है कि हैं। पोस्टिंग फील्ड ऑफिसर की कहाँ है। अर्बन एरियाज में है तब उसके डाइवर्स पोर्टफोलियोज होते हैं सर। रूरल एरियाज में है तो एग्रीकल्चर भी रहता है उसमें। ओके। तो आपकी जो बैकग्राउंड है इंग्लिश लिटरेचर, जी और सर। अभी आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें कितना हेल्पफुल है या क्या कुछ है, किस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हैं? जी सर, लिटरेचर बेसिकली इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन अप्रोच और सोसाइटी को पढ़ते हैं सर, जो कहीं ना कहीं एक बेटर डायनेमिक्स और प्ले करता है हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी। हम भी बैंकिंग सेक्टर में हम भी लोगों को ही सर्व करते हैं बैंकिंग सेवाओं के जरिए। तो कहीं ना कहीं दोनों में कनेक्शन है सर, टू सर्व मैनकाइंड। ओके। अभी न्यूज में कुछ था कि कुछ बड़े बैंक हैं जो फेल नहीं होंगे, मतलब कुछ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। जी कौन से बड़े बैंक हैं? सर, इन बड़े बैंकों को डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स बोलते हैं, हम्म। जिसके तहत एसबीआई आता है सर, हम्म। एचडीएफसी आता है, हम्म। और एक बैंक भी आता है सर जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। दैट बैंक इज आईसीआईसीआई। ओके। जी जी सर। और तो बैंक आपने कब ज्वाइन किया था? सर बैंक मैंने 2013 में ज्वाइन किया था सर। 2013 में। जी और आपने ग्रेजुएशन कब किया था? सर, ग्रेजुएशन मैंने 2008 में किया था सर। तो इतने टाइम के बाद आप बीच में तैयारी कर रहे थे या कैसे आपको लगा कि अभी सिविल सर्विस में जाना है? सर 2008 के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर इंग्लिश लिटरेचर में ही। हम्म। उसके बाद सर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, जिसमें फाइनली मेरा नहीं हो पाया सर। तब तक मेरा बैंकिंग जॉब बैंकिंग में हो गया, तो मैं बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया सर। बैंक में ज्वाइन कर लिया। तो जी 2013, 10 साल हो गया। 10 साल में कुछ प्रमोशंस भी मिल गए होंगे आपको। जी सर। किस पोस्ट पे हैं आप अभी? सर मैं स्केल टू डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। ओके। तो बिहार की जो आप सिविल सर्वेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी और एक बैंक का अपना जॉब, अच्छा जॉब है, अच्छा जॉब जी है, मानते हैं जी इसको? सर। जी मानती हूँ सर। तो आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी आपकी वहाँ कम होगी या ज़्यादा होगी? सर कम होगी अभी सर। कम होगी। तो क्यों जी जाना चाह रहे हैं आप? सर, जाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये है सर कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है सर। मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक ज़्यादा एक स्फेयर मिलता है, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग के ज़रिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट धरातल पर लाने के ज़रिए एक आम जनमानस से कनेक्ट करने की एक अच्छा ज़रिया है सर। यहाँ मैं अधिक अपने इस इंटरेस्ट को यूटिलाइज़ कर पाऊँगी, अधिक लोगों से जुड़ पाऊँगी और अधिक अच्छा काम कर पाऊँगी सर।
तो अभी जो आप काम कर रहे हैं वो अधिक अच्छा नहीं हो पा रहा? क्या मतलब आपको क्या लगता है, क्या चीजें ऐसी जो आपको रोक रहे हैं और बढ़िया काम करने से? सर अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो भी बेशक बहुत अच्छा है सर, बैंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी, इसके ज़रिए भी हम कस्टमर सर्विस ही करते हैं, सर्विस टू द सोसाइटी ही करते हैं। इसमें सर्टेन चीज़ें हैं सर, जैसे यहाँ पे लिमिटेड डिसीजन मेकिंग होता है, जो हम आरबीआई के गाइडलाइंस में मेनली हमारा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कम है सर, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट अधिक है। चूंकि मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में ज़्यादा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सिविल सर्विसेज में शायद मैं अपना बेहतर योगदान और दे पाऊँ सर। अच्छा, गुड। आरबीआई को लेके हम बात करें तो एमपीसी, जी सर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? सर एमपीसी से मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है सर। हम्म। सर इसके फॉर्मेशन ईयर को अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किसने रिकमेंड किया था इनको, उसके सॉरी बेस सर। पे? जी सॉरी सर, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एमपीसी का काम क्या है? सर एमपीसी का काम होता है इकोनॉमी में देखना, ऑब्जर्व करना कि अभी लिक्विडिटी की क्या समस्या है। वेरियस रेट्स ये डिसाइड करते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं और ये देखते हैं कि अभी डिफरेंट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हुए इकोनॉमी कैसे हेल्दी फंक्शन करे। अगर रिपो रेट को बढ़ा दें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी पे? जी सर। सर अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो लोन्स महंगे हो जाएंगे सर कस्टमर्स के लिए। और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अ, सर सॉरी, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी सर। हाँ, बोलिए। सर रिपो रेट वो रेट है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा सर, तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा लेंड करने के लिए कस्टमर्स को, जिसके तहत लोन महंगे हो जाएंगे सर। ये बेसिकली लिक्विडिटी स्प्रेड करने के लिए होता है, एक्सेस लिक्विडिटी इकोनॉमी में लाने के लिए रिपो रेट का फंक्शन आता है सर। लाने के लिए। फिर से बोलिए, कुछ क्लियर नहीं हुआ। सर रिपो रेट वो रेट है जिसके तहत आरबीआई लेंड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम्म। उसका अगेंस्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट सिक्योरिटीज। इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो पूछ सर रहा था। अगर अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए सर, हम्म। तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, और पैसा हम्म। कम बचेगा तो वो लोन कम दे पाएंगे, और अगर लोन कम और कम अगर लोन रहेंगे बैंकों के पास देने के लिए, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर मिलेगा। हम्म। फिर थोड़ा माइक्रो लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सर माइक्रो लेवल पे ये इम्पैक्ट आएगा कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सर हाउसिंग लोन्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, तो हमारे बोरोवर्स कम हो जाएंगे सर। इससे हमारी एडवांसेस में कमी आएगी। इकोनॉमी की कंटेक्स्ट में बात करें तो? इकोनॉमी में कंटेक्स्ट में बात करें सर, तो इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। ओके। तो निकी ये बताइए, आप बिहार की जो 5 मुख्य योजनाएं, जी जो सर। कल्याण की योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी है, आप जो आपको अच्छी लगती हैं? जी सर, अभी बिहार उद्यमी योजना चल रहा है, वो अच्छी है सर। उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, न्यू स्टार्टअप्स करने के लिए। हम्म। और अभी सर महिला लड़कियों को साइकिल योजना दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल्स पढ़ने के लिए आए, उनकी एनरोलमेंट रेशियो बढ़ सके स्कूलों में। और साइकिल योजना। जी ओके। सर। और हम्म। तीसरी सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में 35% का रिजर्वेशन है, ताकि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़कर उन्हें और सशक्त किया जाए। हम्म। इसके अंतर्गत सर और भी
बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे नहीं तो अभी अभी निक्की, मैं बीच में रोक रहा हूँ। जी मैंने बोला 5 योजनाओं के नाम बताओ, आपने 35% आरक्षण बोल दिया, तो ये कोई योजना का पार्ट है? सर, ये हमारा 7 निश्चय 2.0 जो चल रहा है उसमें सशक्त महिला का एक पार्ट है सर। महिला सशक्तिकरण जो 7 निश्चय 2.0 गवर्नमेंट ऑफ बिहार का प्रोग्राम है, उसमें महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है सर। अच्छा, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? सर 50% किया गया है इसको। इसमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, कुछ त्रुटियां देखने जी को मिलती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, वो क्या जी है? सर, मुझे लगता है कि इस जो हमने 50% का आरक्षण दिया है बिहार में महिलाओं को, कभी कभी ऐसा लगता है सर कि आरक्षण के बेस पे मेल ही होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। अक्सर हम सरपंच पति ऐसे शब्द सुनते हैं। ये इसलिए हो पा रहा है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग का जो रोल है, जिसके लिए इस आरक्षण को लाया गया था महिलाओं को सशक्त करने के लिए, खुद के फैसले लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी बाधित हो रहा है सर। उसकी जगह पे अभी भी मेल मेंबर्स ही सक्रिय हैं। निकी जी, आप एक ऐसी पोस्ट पर हैं आप, जी और आपको इसी मुद्दे पे काम करना है, जी तो आपके क्या सुझाव होंगे? जी सर। सर आपका मतलब महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड सर, या ये पंचायत हाँ, वाली जो पंचायती स्कीम? राज में जो आपने महिला पति वाली बात की, जी सर, इसको मुझे लगता ठीक। है हम्म। कि कहीं ना कहीं सिर्फ रिजर्वेशन देना ही वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है सर। महिलाओं को रिजर्वेशन के साथ साथ एक प्रॉपर अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज का बोध, ये सब भी होना चाहिए सर। और ग्राउंड लेवल पे भी उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि उनको आखिर किस सिचुएशन में कैसे उनको रिजॉल्व करना है, कैसे उनको स्टैंड लेना है, समाज की बेहतरी के लिए क्या क्या सोचना है। ये तो बड़े आपने ठीक है, मैक्रो लेवल पे बात कर दिया, लेकिन वो समस्या वही है, तो कैसे उनको बुलाएंगे? आप कहते हैं वो आते नहीं है, उनके पति ही या और फैमिली मेल मेंबर है वही मीटिंग में आते हैं, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे आप? सर, कुछ ऐसी अनिवार्य व्यवस्था अगर कर दी जाए कि इन लोगों का आप अटेंडेंस। हेड है, यू आर जी हेड सर। ऑफ दैट डिपार्टमेंट, आप ही को डिसाइड करना है। जी तो क्या सुझाव होंगे, क्या कौन सी चीजें होंगी जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इस समस्या से निदान पाएंगे? सर, मुझे लगता है कि मैं कुछ बुनियादी चेंजेस करना चाहूंगी उसमें सर। जैसे कि जैसे? मैं उनका अटेंडेंस, उनकी कार्यशैली, उन्होंने कितने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराया अपने पंचायत के अंदर, उनके पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो उनसे टैकल नहीं हो पा रही हैं, उस बिंदु पे मैं उनसे बात करूं। और वेरी ऑफन वहां उनके साइट्स पे विजिट हो। ये सारा मैं प्रबंध करना चाहूंगी सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी भारत की 3 पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के रिलेशन है? 3 पड़ोसी देश कोई भी लीजिए आप, जी और उनके बारे में बताइए। जी सर। सर, भारत अभी काफी चर्चा में भारत और मालदीव्स के संबंध हैं सर। वहाँ पे चीन के समर्थक वहाँ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मालदीव्स काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और मैरीटाइम ट्रेड रिलेशंस के लिए, और चाइना का जो एग्रेशन है उस हिसाब से मालदीव्स हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट पड़ोसी देश है सर। मालदीव्स के अच्छे संबंध रहे हैं भारत के साथ। भारत ने जैसे वहाँ पे बहुत सारे रक्षा समझौते भी किए हैं सर, ऑपरेशन एक्विरिन, ऑपरेशन दोस्ती, ये सब चलाया है। और कोविड के समय में ऑपरेशन संजीवनी के जरिए भारत ने मदद करी थी मालदीव्स की। अभी भी जो मेल ग्रेटर कनेक्टिविटी उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत की एक बड़ी कंपनी है अफकॉन्स, वहाँ उसमें उसका इन्वेस्टमेंट है। भारत ने $100 मिलियन अभी इन्वेस्ट भी किया है उस प्रोजेक्ट के तहत। तो मालदीव्स हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत काफी अहम देश है सर। और उसके अभी चाइनीज एग्रेशन और उसके वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत भारत को कुछ परेशानी हो रही है इसके तहत सर। चाइनीज दूसरी, एग्रेशन मतलब?
सर चाइना हर जगह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स ये सब बनाने के लिए अलग-अलग देशों के साथ समझौता कर रहा है सर, जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत जिसको कहा जाता है। जैसे श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, म्यांमार के साथ और भी कई देशों के साथ। इससे भारत के सिक्योरिटी के हिसाब से एक खतरा माना जाता है सर। ओके। उसके जो इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में जो बढ़ते कदम हैं, उसको भारत के लिए खतरा के रूप में देखा जाता है। तो अब अभी आप बाकी 2 कंट्री पे आए थे, एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ। सर तो और भी इंडिया इंडिया मालदीव के साथ अच्छे रिलेशन को रखने में क्या कामयाब नहीं हो पा रहा है क्या, या कुछ सर कमियां रह गई कामयाब हमारी? है। सर भारत और मालदीव्स के अच्छे रिलेशन हैं सर, कामयाब है भारत इसको रखने में भी। वर्तमान समय में जो भारत के लिए एक चिंता की विषय ये है सर कि वहाँ पे चाइना का डोमिनेंस बढ़ता दिख रहा है। चूँकि भारत और चीन के साथ हमेशा ही एक टकराव की स्थिति रही है। चाइना हमेशा अपने एग्रेशन के ज़रिए भारत पर अटैक करता रहा है, इसलिए हम इसको लेकर चिंतित रहते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट को बाकी कंट्री के बारे में बताना। जी सर। भारत और नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध हैं सर। भारत और नेपाल कई इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स को शेयर करते हैं, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन और इसके साथ ही कई हमारे ट्रेड डील्स हैं नेपाल के साथ सर। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ। नेपाल के साथ भी भारत की यही एक चिंता रहती है सर कि नेपाल में भी चाइना का बढ़ता प्रभुत्व देखकर भारत चिंतित रहता है। हालाँकि भारत नेपाल के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं सर। और भारत भारत बांग्लादेश के साथ में भी अच्छा संबंध है सर। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन बांग्लादेश भी कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आता दिखता है, तो भारत के लिए वो एक चिंता का विषय हो जाता है। और ओके। रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके भी बांग्लादेश के साथ भारत सरकार की कुछ मतभेद रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के हमारा एक अच्छा सहयोगी देश रहा है सर। बांग्लादेश सहयोगी देश रहा है। तो चाइना से हमारे मतलब बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जी, आपके बता रहे हैं हर जगह। मतलब जी, एक मेन कंपिटिटर, कंटेस्टेंट और एक राइवल, राइट? जी। यही बोल रहे हैं। तो चाइना को लेके हमारी पॉलिसी क्या है? मतलब हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम चाइना से कैसे हम डील कर रहे हैं? सर चाइना और भारत के बीच में मतभेद के कई बिंदु हैं सर। एक तो हम्म। इंडो चाइनीज वार 1962 की लड़ाई जो हुई थी, उसको लेकर। और दूसरा, हमेशा उसने पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को समर्थन दिया है भारत के खिलाफ। और स्ट्रिंग ऑफ पियर्स के जरिए उसने हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करी है। इन 3 प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमेशा चाइना का विरोध होता रहा है सर, भारत की तरफ से। अभी लेकिन फिर भी एक वैश्विक इकोनॉमी, ग्लोबल लेवल पे हमें चाइना के साथ भी अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे सर, उसके साथ भी ट्रेड डील्स को रखना पड़ेगा। हम उसके तहत डिप्लोमेसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके कई प्रयास किए जा रहे हैं सर। अभी चाइनीज़ के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे, वो काफ़ी ट्रेड डेफ़िसिट सबसे ज़्यादा था चाइना के साथ, भारत का। हम्म। अ, और हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सर, इसलिए हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है चाइना के साथ। किस तरह का ट्रेड हमारा होता है चाइना के साथ? सर चाइनीज़ के साथ हम सॉफ्ट टॉयज़ और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का व्यापार करते हैं सर। क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? हमारा मेजर एक्सपोर्ट क्या है चाइना को? सर हमारा एक्सपोर्ट अ, हम लोग सर आयरन, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करते हैं सर वहाँ की इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सॉफ्ट टॉयज, ये सब इंपोर्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना अगेंस्ट है इंडिया के? सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। चलिए, कोई नहीं। नेक्स्ट।
अनुराग जी, अर्जुन जी, कोई भी। जी सर। हरी सर। अनुराग पूछो कुछ। जी। निकी कैसे हैं आप? जी सर, अच्छी हूँ। वेरी नमस्कार सर। नमस्कार। आपका ऑप्शनल क्या है? जी, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है सर। ठीक है। हिस्ट्री, भारत के इतिहास की शुरुआत तो बिहार से ही होती है ना? जी सर। और हमें लगता है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से इसकी शुरुआत मानी जा सकती जी। है ना? तो आप जहाँ से हैं, मतलब बक्सर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के कुछ स्थलों के नाम बताइए, क्योंकि गंगा घाटी का क्षेत्र रहा है। जी। तो वहाँ से कुछ पाषाणिक संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। जी। आपको पता है उनके बारे में? जी सर। बताइए उनके बारे में, एक दो जगह के बारे में हमको। तो सर, बिहार के बक्सर में नियोलिथिक एज के कुछ साक्ष्य मिले हैं सर। ओके। वो प्लेसेस जो हैं वो उसके नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही वहाँ से नियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। हम्म। तो अच्छा, बिहार में ही बताइए, जो गंगा घाटी के कुछ क्षेत्र जो रहे हैं पाषाणिक जी। संस्कृति के, किसी कुछ के नाम पता है आपको? कुछ एक के, जैसे। सर, जी सर, चिरांद हम्म। रहा है, नियोलिथिक साइट रहा है चिरांद। हम्म। चेचर रहा है सर। चल रहा है, ठीक है। जी। ठीक है। आप जॉब करते हैं बैंक में, है ना? जी। जी सर। अच्छा, वर्तमान में आप बता सकते हैं कि भारत के जो आर्थिक स्थिति के बारे में, कि भारत की आर्थिक स्थिति मतलब कि जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वो क्या है? सर, अभी सॉरी, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ फिगर को। ओके। एक समय आता मुद्रास्फीति का, है ना? जी। तो मुद्रास्फीति के समय में जो आरबीआई के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, मौद्रिक नीति होती है ना, मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, जी सर। तो उसमें कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं आरबीआई द्वारा? सर, जब हाई इन्फ्लेशन रेट हो तो आरबीआई ये कोशिश करती है सर कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ाई जाए इकोनॉमी में, ताकि इन्वेस्टमेंट्स कैसे अधिक से अधिक जनरेट हो सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकें और इन्फ्लेशन को स्लो डाउन किया जा सके सर। ओके। तो वो कैसे करेंगे, तो वही तो पूछ रहे हैं, उसको कुछ तरीका होगा ना उसका? जी सर। कैसे? सर, उसके तहत ये देखी जाती है सर कि हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो डाउनफॉल आया है उसके ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है सर। और वर्तमान समय में और उसमें देखा जाता है कि इकोनॉमी में अभी सर्कुलेशन, करेंसी की सर्कुलेशन कैसी है। हम्म। उसके तहत में सर मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई करेंसी नोट वगैरह छापने का भी फैसला लेती है, जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाती है तो। मुद्रास्फीति के समय में? जी सर, इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देती है सर, जिसके तहत हम्म। बैंकों के पास अधिक से अधिक पैसा हो और वो लोन दे सके लोगों को। इसके जरिए वो इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट अप किए जाने का एक प्रयास किया जाता है, जिससे फिर से इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये एसएलआर क्या होते हैं? एसएलआर और सीआरआर में क्या अंतर है? सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? जी सर। सर, सीआरआर का तात्पर्य है कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रेशियो है सर जो हर बैंकों को आरबीआई के पास रखने होते हैं। इट इज सर्टेन परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट्स, जो अभी वर्तमान में 4.50% है सर। ओके। और एसएलआर है सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो है जो हर बैंकों को अपने पास रखने होते हैं नेसेसरी रिजर्व के रूप में। ये है, इट इज ए परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अभी वर्तमान में एसएलआर 18% है सर। नहीं, ये कैश के रूप में रखा जा सकता है कि वस्तु के रूप में भी रखा जा सकता है?
सर एसएलआर सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाता है सर, और सीआरआर कैश के रूप में रखा जाता है। अच्छा, इसमें से बैंक किसका यूज कर सकती है? मान लीजिए बैंक पे कोई ऐसी स्थिति आ गई, आफत आ गई, जी तो बैंक किसका यूज कर सकती है? एसएलआर का कि सीआरआर का? सर, बैंक एसएलआर का यूज कर सकती है। एसएलआर का यूज कर लेगी। जी ओके, ठीक है। अभी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और मान लीजिए आपको अभी पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है? जी सर। एक पोस्ट आपको मिल जाएगी, अधिकारी आप बन गए हैं, तो बिहार में सबसे पहले बिहार की स्थिति के बारे में पता है ना आपको पूरी तरह से? जी पता है सर। ठीक है। तो सबसे पहले आप बिहार के किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? सबसे पहले किस में सुधार करना पसंद करेंगे? सर, मुझे सबसे पहले एक जो बुनियादी चीज लगती है बिहार के अंदर सर, हम्म, मुझे लगता है कि बिहार में करप्शन को थोड़ा रूट आउट करना चाहिए सर। बिहार में एजुकेशन के फील्ड में या ब्यूरोक्रेसी में भी जो करप्शन है, उस पे अगर हम उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें, तो उस पे मैं कुछ काम करना चाहूंगी सर। दूसरी चीज सर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी मैं काम करना चाहूंगी, ताकि यहाँ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों बिहार के प्रति, यहाँ का इनकम बढ़े, बिहार भी एक समृद्ध राज्यों में गिना जाए। उसके तहत मैं चाहूंगी कि कुछ स्टार्टअप्स, कुछ फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स, और बिहार जिसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के नाते इसमें टेक्सटाइल पार्क्स, फूड पार्क। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे कि किसका विकास किया जाए? जी सर। सर, आधारभूत ढांचे के अंदर मुझे लगता है कि बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी वाला राज्य है। यहाँ हम्म, अगर एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम सर्टेन डेवलपमेंट करें सर, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज को लेकर, फार्मर हम्म। क्रेडिट्स को लेकर, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा सर। यहाँ के जो किसान, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके इनकम में राइज होगा सर, और कहीं ना कहीं ये हमारे राज्य को प्रगति की ओर ले जाएगा। परिवहन पे ध्यान नहीं देंगे सबसे पहले? सर, ऊर्जा पे? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आपने पूछा कि किस पे ध्यान देंगे, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर को चुना। नेक्स्ट परिवहन ही आता है सर। परिवहन बेहतर होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतर होगी, कनेक्टिविटी सुधरेगी, तो हमारा और दूसरे सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, टर्शियरी और मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बढ़ेगा। ठीक है जी सर। ओके। नमस्कार निकी। नमस्कार सर। क्या पूछा जाए आपसे, और जो आपने तैयार किया हो? काश ये पूछ ले। सर, आपकी जो इच्छा हो आप पूछिए सर। आप बताएं। आपकी जो इच्छा है पूछिए। मैं पूछ लिया, मैंने कहा आप अपने कुछ एरियाज बताएं जो आपने तैयार किए हैं। सर, मुझे तो लगता है कि मैंने सारे एरियाज को देखा है। अब आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने किस एरियाज को नहीं देखा अभी तक। ओके, मतलब जैसे आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से किया है सर, उसी से मैंने फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो इंग्लिश लिटरेचर में आप, ओके, इंग्लिश लिटरेचर में आपके फेवरेट पोएट जी कौन है? सर, मुझे इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे तो मेरे कई फेवरेट पोइट्स हैं सर, हम्म जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, लेकिन मुझे एंड्रयू मार्वेल हैं। हम्म मुझे सबसे अच्छी कविता एंड्रयू मार्वेल की लगी है सर, और पीबी शेली की लगी है। हम्म कोई कविता हमें बताएं जो आपको अच्छी लगी और क्यों लगी? जी सर। जी सर, एंड्रयू मार्वेल की एक कविता थी हम्म जिसमें वो कहते हैं कि हम्म had we enough time, this coyness lady would have no crime, but at my back I always hear time's winged chariot hurrying near। हम्म ये उनकी एक कविता थी सर, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसमें उन्होंने ये बताना चाहा है कि हम सब कुछ इटर्नल नहीं है इस दुनिया में, टाइम के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो लेट्स डू नॉट वेस्ट आवर लाइफ। ओके, राइट। सो मतलब जो
इसके अलावा और कौन बता रहे हैं? और कोई पोएम बताएं। सर इसके अलावा मुझे वर्ड्सवर्थ काफ़ी पसंद रहे हैं सर। हम्म। वर्ड्सवर्थ की एक कविता थी सर, उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में कहा था। हम्म। सर एक्चुअली अभी मैं 2-3 लाइन उसके शुरू के भूल रही हूँ, सॉरी। हम्म। जो जिसमें याद उन्होंने है कहा उसमें। था कि मे द सोल रेस्ट इन पीस, गो टू द जंगल्स एंड द वाइल्ड वुड्स, वेयर द सोल शुड नॉट सप्रेस इट्स म्यूजिक। हम्म। जहाँ उन्होंने लिव इंडिपेंडेंटली की बात कही है सर, कि हम्म। बी व्हाट यू आर। हम्म। ओके, ऑलराइट, सो यू हैव सम नॉलेज, वेरी नाइस। जो इंग्लिश लैंग्वेज जी है ना, जी सर। इंग्लिश लैंग्वेज है, और एज कंपेयर्ड टू आवर लैंग्वेजेस, लेट्स से हिंदी है, संस्कृत है, तो अगर इसको लैंग्वेज की टर्म्स में एज ए साइंस कहा जाए, विच वन जी इज मोर डेवलप्ड एज ए लैंग्वेज? Let's say you know it better, but let's say grammar wise, rules wise. जी सर, रूल्स वाइज और ग्रामेटिकली वाइज अगर हम देखेंगे तो संस्कृत कहीं अधिक डेवलप्ड है इंग्लिश से सर। हम्म। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं बात करूं, सन के लिए सिर्फ सन ही शब्द है इंग्लिश में। हम्म। सन के लिए सिर्फ सन ही शब्द है इंग्लिश में। मत अगर सन की बात अगर हम हिंदी में करें, जो संस्कृत भाषा से शब्द निकली है, या संस्कृत में भी करें, तो सन के कई पर्यायवाची शब्द हैं सर। हम्म। तो मेरा मानना है कि सर संस्कृत भाषा काफी डेवलप्ड है इंग्लिश भाषा की तुलना में। हम्म। फिर संस्कृत तो गायब हो गई जी और इंग्लिश पूरी दुनिया में फैल गई, जी सर। और अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। जी ऐसा क्यों? सर, क्योंकि इंग्लिश हमारे कॉलोनियल मास्टर्स की भाषा थी, और हमारे कॉलोनियल मास्टर्स की जो भाषा होती है वो आम प्रजा की भी भाषा हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेज जो थे ये एडवांस्ड लैंग्वेज है। इसके पीछे ये एक कारण रहा सर, और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि जो साइंटिफिक जर्नल्स थे, इंटेलेक्चुअल जर्नल्स थे, मैक्सिमम पब्लिकेशन चूंकि इंग्लिश में आने लगा, इसलिए लोगों को लगता था कि नहीं, इंग्लिश जो है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस वजह से भी सर इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। हालांकि हमारी हिंदी भाषा भी काफी समृद्ध है सर, बहुत प्यारी भाषा है। ओके, ऑलराइट। सो इंग्लिश में एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही एडेप्टिव लैंग्वेज जी है सर। ना, क्योंकि जी बहुत सारे वर्ड्स वो हर साल जो है नए नए वर्ड्स इंग्लिश के अंदर ऐड होते रहते हैं, है जी, ना। और तो मैक्सिमम कंपोजिशन थेसिस भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखने को आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मिल जाता है, दिस बिकम्स ए कॉमन लैंग्वेज, राइट जिसको सर। लोग एक तरह से सेकेंड लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, जी नाउ इंडिया में जो है, जो जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो किस चीज में लिखा गया था पहले, इंग्लिश में कि हिंदी में? सर, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। Okay. मैं गेस कर सकती हूँ लेकिन हाँ, गैस कीजिए। सर मुझे लगता है इंग्लिश में ही लिखा गया था। और उसमें जो लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, है ना। जी अभी कुछ ये इशू इशू कुछ आया था न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में। व्हाट वाज दैट इशू? सर, एक इशू वहाँ पे चल रहा है कि इंडिया को भारत कहा जा रहा है, माने इंडिया नेम को लेकर सर, हम्म। कि इंडिया को भारत क्यों ना कहा जाए। आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी उस पे कहा जा रहा है कि इंडिया दैट इज भारत के जगह पे हम सिर्फ भारत ही क्यों ना कहें, हम्म। क्योंकि क्या चूंकि फर्क पड़ेगा? सर मुझे जहां तक लगता है कि भारत ये शब्द से हम अधिक कनेक्टेड फील करते हैं सर। भारत चूंकि एक ट्राइब थी हमारे देश में, भारत राजा का नाम था, और उस पे ये हम एक कनेक्टेड फील करते हैं हम सारे भारतीय कि भारत का नाम भारत रहे। तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? सर इसमें दिक्कत ये है कि सर इसमें सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 1 ही बोलता है इंडिया दैट इज भारत। हम राइट। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो भारत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चेंज करने के लिए संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी सर। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि नहीं, भारत से कुछ अलग तरह का एक माइंडसेट दिखाई देता है, एक दृष्टिकोण दिखाई देता है ना।
इंडिया जो है एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है जी, है ना? जी, तो भारत जो है नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन साउथ में तो नहीं बोली जाती। इसके बारे में उन लोगों को आपत्ति है ना? जी। हम्म, तो ऐसे में सहमति कैसे बने फिर? ये सवाल है। सर मुझे लगता है बोलिए। सर मुझे लगता है कि भारत से तात्पर्य हम लोग पहले जो करते थे वो अखंड भारत की करते थे सर। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग भी भारत से ज़रूर कनेक्टेड फ़ील करते होंगे सर। लैंग्वेज इसमें कोई बैरियर नहीं हो सकती है। हम सब भारतवासी हैं और पहले चूँकि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रहा है हम लोगों के अंदर, इसलिए हम लोग भारत शब्द से अधिक अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करते हैं। हिंदुस्तान कैसा नाम है फिर? हिंदुस्तान भी अच्छा नाम है सर, वो लेकिन नाम रख लिया जाए। चूँकि ये ग्रीक्स ने एच एस को एच और इंडस नदी से एच उसको फिर करना शुरू किया, इसलिए वहाँ से वो हिंदुस्तान नाम की परंपरा चली। ओके, 10 वर्ड्स बताइए हिंदी के, इंडियन वर्ड्स जो कि बात अब जो है इंग्लिश में भी कॉमनली यूज्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ गए। सर वो शब्द हिंदी से आए हैं इंग्लिश में? हिंदी से इंग्लिश में जो आ गए, नाउ एक्सेप्टेड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जी सर। सर कुछ-कुछ शब्द है जैसे नवाब्स, बाबूज़, लाठीचार्ज, अ, अभी मैं इतने ही रिकॉल कर पा रही हूँ सर। ठीक है, थैंक यू निकी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, मतलब मेरे को लगता है कि बाकी लोग अपना बाकी लोग में तो कोई है भी नहीं। अच्छा सर आप तो मतलब हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो हरिओम जी तो नहीं है। सो निकी मतलब अच्छा था, आज मैंने सुना आपका पूरा वाज वेरी नाइस। पर्टिकुलरली मेरे ख्याल में हरिओम जी ने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे बैंकिंग के बारे में भी, जी सर। है ना? एंड आपको पता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा आपको टेक्निकली पता होगा वो, यस। तो आप उन चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होना चाहिए आज के इंटरव्यू का कि बैंकिंग में काफ़ी सवाल पूछे, काफ़ी आपके मन में भी आ गए होंगे। इस तरह जी से सर, वो फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट वाला जो फिगर है वो मैं देख लूँगी। हाँ, इस वो तरह मैं के कुछ अक्सर पूछ भूल सकते जाती हैं हूँ आप। सर। हाँ, तो वो बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत सवाल पूछे ही जा सकते हैं, और राइट? नेबरिंग कंट्रीज़ को भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट क्या-क्या हम लोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो मेरा एक क्वेश्चन था सर कि अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर हमसे इंग्लिश में सवाल कर रहे हैं या हिंदी में सवाल कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस सवाल का जवाब अगर इंग्लिश में दूँगी तो ज़्यादा बेहतर दे पाऊँगी, तो क्या मैं ऐसा करूँ? हाँ, कर सकते हैं। या हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं तो हिंदी में ही जवाब दूँ? एकदम ऐसा ऐसा है कि जी, इसमें बहुत बड़ा कोई थंब रूल ऐसा नहीं है कि जो लिख जी, दिया वो ही करना पड़ेगा। द मेन जी, थिंग इज़ ऑलवेज़ रिमेंबर, इफ यू कैन एक्सप्रेस बेटर इन इंग्लिश पर्टिकुलर थिंग तो इंग्लिश है, अदरवाइज़ हिंदी है ना? तो ये जी, फंडामेंटल रूल है। जी। इसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए जो आपने मीडियम लिख के दिया है कि इंटरव्यू का मीडियम क्या होगा? सर मैंने तो दोनों ही लिखा है सर, इंग्लिश लिखा है मैंने इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। स्मार्ट, तो बस ठीक ही है फिर। इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, बट आप दे सकते हैं, मतलब मनाही कोई नहीं है। बट जी, ओनली थिंग इज़ ऐसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे तो, बट कई बार ऐसे बोर्ड मेंबर्स आते हैं, लेट अस से इफ यू सेड कि मेरा इंग्लिश मीडियम है और वहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ गया फ्रॉम साउथ इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, इसके चांसेस कम है। यूपीएससी में ये हो जाता है जी, कि उसमें 1-2 मेंबर्स ऐसे होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एज़ वेल। तो अब जी, वो आपने इंग्लिश दिया तो इंग्लिश वाले बोर्ड में वो डाल दिया, एक मेंबर जो नहीं समझ में आ रहा है, तो जी, फिर वहाँ पे चैलेंज आ सकता है। आपके लिए वो नहीं होगा। तो और ये मिक्स्ड लैंग्वेज तो ठीक है, अच्छी बात है, जी, जहाँ पे आपको लगता है। बट यूज़ बोथ लैंग्वेजेज़ जहाँ पे भी आपको स्मार्टली यूज़ करना है जी ना? सर, और जी, अगर ये पूछा जाता है कि भी आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, एंड वंस यू टेल देम कि मैं इंग्लिश में करूँगा, देन यू ट्राई टू स्टिक टू दैट। बट अगर कहीं भी इफ यू आर अगर स्टम्ब्लिंग, मुझसे यू आर पूछें नॉट तो मैं फाइंडिंग द बोलूँगी एप्रोप्रिएट इंग्लिश और वर्ड। हिंदी में दोनों में करना चाहूँगी सर, है ना सर? हाँ, सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग अगर मना करेंगे नहीं चूज़ वन, तो आप चूज़ वन कर लीजिएगा। ट्राई टू अच्छा, स्टिक टू दैट लैंग्वेज, लेकिन कहीं पे आपको करना है तो सॉरी, आई वांट टू यूज़ हिंदी बिकॉज़ इसका एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आता है, ऐसे मतलब करके। मैं परमिशन ले लूँ उनसे हाँ, आंसर हाँ, करने हाँ, की? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, शो रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, राइट? बस इतनी जी सी सर, बात होती है। जी, ओके, ठीक है।
तो इट वाज नाइस। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कब है आपका इंटरव्यू की? मेरा इंटरव्यू 12th जैन को है सर। आ ही गया ना वही, हाँ। तो बस मैं तो अच्छा आ गए हैं वैसा क्या है, तो जी। फीडबैक दे दीजिए आप। मेरी तरफ से बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सर। निकी, मेरी तरफ से ये था कि जो हम बात कर रहे थे उसको क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन के टाइम में कैसे वो वर्क करती है, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कीजिए, है ना। और उसको सिर्फ एक बैंक के स्टाफ के तौर पे क्या फर्क पड़ता है उसको मत लीजिए, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है वो डिफरेंट थिंग। जी सर। मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा? अधिक अधिक से अधिक हम लोन दे पाएंगे लोगों को, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट्स होंगे सर। मार्केट में पैसा अधिक हो जाएगा तो सर उससे वो एक और समस्या आ महंगाई सकती सर महंगाई बढ़ जाएगी सर, बहुत जी। ज्यादा कीमत हाँ, कीमत में वो उछाल आ आप जाएगा वस्तुओं बैंक की तो। एम्प्लॉय की तरफ से मत बोलिए। आप अच्छा सारे सर। जवाब वही दे, मैं आपको 100 की चीज लोग 125 में खरीदने को तैयार हो रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है। जी। तो रिपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, फिर नहीं है तो क्लियर बोल दीजिए। जी सर। जरूरी नहीं है हर हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जी। क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्या होगा, जी। आपको लग रहा है मैंने तो आंसर दे दिया, लेकिन वो गलत है, जी सर। तो गलत आंसर भी नहीं देना है। जी। बाकी बढ़िया है, नॉलेज आपकी है, बढ़िया से प्रेजेंट कर पा रहे हैं आप, दैट्स गुड। जी सर। और स्कीम्स को लेके थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। किस चीज को लेकर सर? बिहार की जो स्कीम्स हैं वो आप उसमें ठीक से नहीं बता पा रहे थे। जी। जी। ठीक है, तो कुछ 8-10 स्कीम है, कोई भी स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं या जनरल भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा वो अपडेट होना चाहिए। जी सर। और कुछ आप कहाँ से हैं, बक्सर से हैं, जी। है ना, तो बक्सर की लड़ाई और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे फॉर्मेशन का किस तरह से चेंज आया, जी सर। किस तरह से उन्होंने उसके बाद पूरे इंडिया पे किस तरह से रूल किया, तो जी। वो चीजें आप, मैंने पूछा नहीं आपसे पर आप ये चीजें भी अपनी क्लियर रखें। जी सर। ठीक है, जी। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, जी गुड। सर। ठीक है निकी। अनुराग जी कंक्लूड करते हैं। जी, निकी, उस दिन की अपेक्षा ना आज आपको बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है? जी सर। हाँ, पहले दिन जो रहा वो तो उतना संतुष्टिकारक नहीं रहा, उसमें हमको बड़ा वो भी था। लेकिन जी। आज आपके उत्तर में हमको बड़ा बढ़िया लगा कि आपने सही से जवाब दिया है। बाकी जो जी। सर बोले ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी सवाल का जवाब देना ही है, ठीक है? आपको सवाल के जी। जवाब में सॉरी बोल सकते हैं, नहीं पता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है और सर। आप अगर सवाल का जवाब दे रहे हैं ना तो एक बैंक कर्मचारी के रूप में नहीं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में देंगे, ठीक है? जी सर। समझ रहे हैं ना? अब जैसे आपने बताया ना कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, अभी आपको किसी ऐसे व्यक्ति को बताना हो जिसको कुछ नहीं पता है, CRR, SLR, ट्रिपल आर, डबल आर कुछ नहीं पता उसको, तो वो आपकी बात सुन सुन के भाग जाएगा, वो दोबारा कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा आपसे। इस तरीके से आपने बताया उसे, ठीक है? तो थोड़ा सा उसको इस तरीके से बताओ कि ये करे, ये हो जाएगा, फिर इससे ये होगा, फिर इससे ये हो जाएगा, इससे फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। बाकी ऑफलाइन आपका भी मॉक रखेंगे हम 10 तारीख को, ठीक है? जी। बाकी हम तो आप चाहेंगे तो एक दो मॉक आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑफलाइन। सर मेरे कुछ 2-4 डाउट्स थे सर। आप बाद में पूछ सकते हैं क्योंकि 3 बजे हमारी क्लास भी है, जी। ठीक है? आप थैंक यू सर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके विकास। थैंक यू। ठीक।